आज के इस विस्तृत चर्चा में हम एक बहुत ही बुनियादी विषय पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा विषय जिसे लोग अक्सर गलत समझ लेते हैं। हाँ, और ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा है। बिल्कुल। मैं बात कर रही हूँ विश्राम यानी आराम की असली परिभाषा के बारे में। सही कहा। मतलब क्या आराम का सच में ये मतलब है कि सब कुछ छोड़कर बस निष्क्रिय हो जाओ? हाँ ना, या फिर इसके पीछे कोई ऐसा विज्ञान छिपा है जिसे हम आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में कहीं भूल गए हैं। चलिए इसके हर पहलू को खोलकर समझते हैं। और इसके लिए हमारे पास आज जो स्रोत हैं वो बहुत ही ऐतिहासिक और दिलचस्प हैं। हाँ, हम मुख्य रूप से अखंड ज्योति पत्रिका के 2 बहुत ही प्रासंगिक संस्करणों का विश्लेषण कर रहे हैं। एक है जून 1964 का और दूसरा अक्टूबर 1971 का। बिल्कुल। और साथ ही इन विचारों को असल जिंदगी में कैसे लागू किया जाए, इसके लिए मास्टर दीनानाथ नाम के एक व्यक्ति की एक बहुत ही कमाल की केस स्टडी भी हमारे पास। तो चलिए इस अवधारणा को थोड़ा करीब से देखते हैं। होता क्या है ना, हम इंसान अक्सर ये मानते हैं कि हमारा शरीर बस एक मशीन की तरह है। एक मैकेनिकल पुतले की तरह। हाँ, कि जब कोई मशीन लगातार चलती है तो उसमें घिसावट होती है जिसे हम वियर एंड टियर कहते हैं। राइट। और उस मशीन की उम्र बढ़ाने का एकमात्र तरीका यही माना जाता है कि भाई उसे बंद कर दो, उसका प्लग निकाल दो। बिल्कुल। और इसी यांत्रिक सोच के आधार पर ही तो समाज ने एक अजीब सा नियम बना लिया है। 58 या 60 साल की उम्र वाला नियम। हाँ, कि 58 या 60 वर्ष की आयु के बाद व्यक्ति का सक्रिय जीवन बस समाप्त हो जाना चाहिए और उसे रिटायर होकर बस एक कोने में आराम करना चाहिए। लेकिन क्या ये तथाकथित आराम शरीर के लिए फायदेमंद है भी या सिर्फ नुकसानदायक है? और मजे की बात तो ये है कि यही वो बिंदु है जहां हमारी समझ सबसे बड़ी वैज्ञानिक और तार्किक गलती कर बैठती है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, जिस पूर्ण आराम या निष्क्रियता को हम जीवन भर की मेहनत के एक एक पुरस्कार की तरह देखते हैं ना, वो वास्तव में शरीर और मस्तिष्क के पतन की शुरुआत होता है। पतन की शुरुआत मतलब डिके? हाँ, यांत्रिक दुनिया में वियर एंड टियर का नियम भले ही काम करता हो, जहां काम का मतलब घिसावट है और रुकने का मतलब बचाव है। हाँ। लेकिन मानव शरीर कोई लोहे या प्लास्टिक की मशीन तो है नहीं। ये एक जैविक प्रणाली है, बायोलॉजिकल सिस्टम। यहाँ नियम बिल्कुल उलट काम करता है। मतलब रुकने से हम बचते नहीं है? बिल्कुल नहीं। हमारे स्रोतों का विश्लेषण करते हुए सबसे पहली बात जो सामने आती है वो ये है कि हमने विश्राम और आलस्य के बीच की जो रेखा है ना, उसे पूरी तरह से धुंधला कर दिया है। ये बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास है। मतलब समाज जिसे रिटायरमेंट का सुख या वीकेंड का आराम कहता है, वो असल में शरीर के साथ एक तरह का धोखा है। बिल्कुल। जिसे समाज विश्राम समझता है, मतलब कुछ न करना, बस पड़े रहना, वो अखंड ज्योति के लेखों के अनुसार वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक दोनों ही नजरियों से केवल आलस्य है। तो स्रोत इस निष्क्रियता के प्रभाव को किस तरह से समझाते हैं? क्योंकि अगर हम काम नहीं कर रहे हैं तो कम से कम हम अपनी ऊर्जा तो बचा ही रहे हैं ना। यही तो वो सबसे बड़ी गलतफहमी है जिसे स्रोत बहुत ही तार्किक ढंग से तोड़ता है। अच्छा। अखंड ज्योति के लेखों में साफ चेतावनी दी गई है कि पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाने का शरीर और मन पर बहुत ही विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। विनाशकारी? कोई उदाहरण है इसका? हाँ, इस बात को समझाने के लिए स्रोत में एक बहुत ही सटीक और गहरा रूपक इस्तेमाल किया गया है, रुके हुए तालाब के पानी का। ओहो, रुके हुए पानी का। हाँ, अगर आप एक तालाब को देखें जिसका पानी एक जगह ठहर गया है, तो कुछ ही समय में क्या होता है, उसमें हरी काई लग जाती है। बिल्कुल, वो सड़ने लगता है और बीमारियों का घर बन जाता है। एकदम सही। और स्रोत का कहना है कि हमारा शरीर भी ठीक उसी रुके हुए पानी की तरह है। मतलब गतिशीलता जरूरी है। प्रकृति का मूल नियम ही गतिशीलता है। जब कोई व्यक्ति पूरी तरह से खाली बैठ जाता है तो वो ऊर्जा बचा नहीं रहा होता है। तो वो क्या कर रहा होता है? वो सड़ते हुए तालाब की तरह बीमारियों और जड़ता को आमंत्रित कर रहा होता है। अगर मैं रुके हुए पानी के इस रूपक को थोड़ा आधुनिक संदर्भ में रखकर देखूं ना, तो मुझे आजकल के स्मार्टफोन की याद आती है। स्मार्टफोन? वो कैसे? हाँ, अगर किसी स्मार्टफोन को पूरी तरह चार्ज करके उसे सुरक्षित रखने के इरादे से बिना इस्तेमाल किए किसी दराज में महीनों तक रख दिया जाए, तो उसकी बैटरी बचती नहीं है। जब आप उसे वापस निकालेंगे ना, तो वो बैटरी खुद ब खुद डेड हो चुकी होगी। अरे बिल्कुल सही कहा। फोन को सिर्फ रखे रहने से उसकी उम्र नहीं बढ़ती, बल्कि उसकी कार्यक्षमता ही नष्ट हो जाती है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि मानव शरीर के स्तर पर
ये जैविक रूप से यानी बायोलॉजिकली कैसे काम करता है? क्या सच में इंसान का शरीर बिना कुछ किए सिर्फ निष्क्रिय पड़े रहने से खराब हो सकता है? बिल्कुल, और इसके पीछे एक बहुत ही स्पष्ट जीव विज्ञान है। अच्छा। देखिए, जब हम स्मार्टफोन को दराज में रखते हैं तो उसके अंदर के रासायनिक तत्व निष्क्रिय होने के कारण खराब होने लगते हैं। मानव शरीर के मामले में इस प्रक्रिया को एट्रोफी कहते हैं। एट्रोफी मतलब मांसपेशियों का सिकुड़ना। हाँ, जब मांसपेशियां लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं होती तो शरीर ये मान लेता है कि अब इनकी जरूरत ही नहीं है। ओहो। और वो उन्हें सिकोड़ना शुरू कर देता है। हाँ। हड्डियां अपना घनत्व खोने लगती हैं, और बात सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं है। तो दिमाग पर भी असर पड़ता है? बिल्कुल। मस्तिष्क के जो न्यूरॉन्स होते हैं, जब उन्हें नई चुनौतियां या नया काम नहीं मिलता तो उनकी आपसी कनेक्टिविटी कमजोर पड़ने लगती है। बाप रे, ये तो सच में डराने वाला है। अखंड ज्योति के जो अक्टूबर 1971 का संस्करण है, उसमें इसी बात पर जोर दिया गया है कि जीवन का अर्थ ही गति है, रुकना तो जड़ता है। मतलब शरीर कोई बैंक खाता नहीं है जहां ऊर्जा को बिना खर्च किए सहेज कर रखा जा सके। राइट। एकदम सही। यहाँ ऊर्जा का उपयोग न करने का सीधा सा मतलब है उस ऊर्जा और क्षमता को हमेशा के लिए खो देना। तो आखिर इस सब का मतलब क्या है? ये तो पूरी धारणा को ही पलट देता है। हाँ, बिल्कुल पलट देता है। अगर पूरी तरह से रुकना नुकसानदायक है और अगर हम अपनी इस जैविक बैटरी को स्विच ऑफ करके नहीं बचा सकते, तो स्वाभाविक रूप से ये सवाल उठता है कि फिर थकान मिटाने का सही तरीका क्या है? क्योंकि थकान तो एक वास्तविकता है ना। लोग जब थक जाते हैं तो वे बिस्तर पर लेट जाना चाहते हैं। अगर निष्क्रिय होना आलस्य है और उससे शरीर का पतन होता है, तो फिर विश्राम की सही वैज्ञानिक परिभाषा क्या होनी चाहिए? ये शायद इस पूरी चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। और यहीं पर अखंड ज्योति का जून 1964 का ऐतिहासिक संस्करण हमारे सामने एक बहुत ही क्रांतिकारी दृष्टिकोण रखता है। क्या कहता है वो लेख? लेख में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि, और मैं यहाँ उदाहरण दे रहा हूँ, विश्राम का अर्थ कार्य का त्याग नहीं बल्कि कार्य का परिवर्तन है। एक प्रकार के कार्य से थकने पर दूसरे प्रकार का कार्य आरंभ कर देना ही वास्तविक विश्राम है। अच्छा। इसे वो लोग कर्म परिवर्तन का सिद्धांत कहते हैं। एक सेकंड, मैं इस बिंदु पर थोड़ा रुकना चाहूंगी। कार्य का त्याग नहीं बल्कि कार्य का परिवर्तन है। हाँ, मतलब अगर कोई व्यक्ति थका हुआ है तो वो काम करना बंद न करे बल्कि बस कोई दूसरा काम करने लगे। बिल्कुल यही सिद्धांत है। पर मैं इसे असल जिंदगी के नजरिए से देखने की कोशिश कर रही हूँ। अगर कोई व्यक्ति ऑफिस में 8 घंटे लगातार लैपटॉप की स्क्रीन घूरकर और डेटा का विश्लेषण करके घर लौटता है, तो क्या इस सिद्धांत के अनुसार उसे घर आकर कोई भारी भरकम किताब पढ़ने बैठ जाना चाहिए? वो तो और ज्यादा थका देने वाला होगा ना। हाँ, ये तो है। तो ये कर्म परिवर्तन का सिद्धांत व्यावहारिक रूप से कैसे काम करता है? आपका यह संशय बिल्कुल वाजिब है, और यहीं पर हमें यह समझना होगा कि कर्म परिवर्तन का मतलब बिना सोचे समझे कोई भी दूसरा काम शुरू कर देना नहीं है। तो फिर क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है मस्तिष्क और शरीर के अलग अलग हिस्सों का संतुलित उपयोग करना। अच्छा, अलग अलग हिस्सों का। हाँ, इसे गहराई से समझने के लिए स्रोत में दी गई वो मास्टर दीनानाथ की केस स्टडी पर गौर करना बहुत जरूरी है। हाँ, मास्टर दीनानाथ, उनके बारे में बताइए। तो देखिए, मास्टर दीनानाथ की दिनचर्या में हम देखते हैं कि वो बागवानी जैसा भारी शारीरिक काम करते हैं। बागवानी तो सच में बहुत मेहनत का काम है। बिल्कुल, फावड़ा चलाना, मिट्टी खोदना, पौधों की देखभाल करना, ये मांसपेशियों को पूरी तरह से थका देने वाला काम है। हाँ, कोई भी सामान्य व्यक्ति तो इस शारीरिक श्रम के बाद बस एक कुर्सी ढूंढेगा और आंखें बंद करके लेट जाएगा। राइट, लेकिन मास्टर दीनानाथ ऐसा नहीं करते। तो वो बागवानी के तुरंत बाद क्या करते हैं? बागवानी खत्म करते ही वो तुरंत एक गंभीर विषय की किताब पढ़ने बैठ जाते हैं। क्या? किताब पढ़ने बैठ जाते हैं? हाँ, और केस स्टडी का सबसे चौंकाने वाला पहलू ये है कि ऐसा करके वे थके हुए नहीं बल्कि तरोताजा महसूस करते हैं। वेट, सच में? यहीं पर मुझे थोड़ा विरोधाभास नजर आता है। मतलब बागवानी से शरीर थक चुका है, पसीना आ रहा है, फिर एकाग्रता के साथ किताब पढ़ना, एक थका हुआ व्यक्ति किताब पढ़ने से वापस कैसे रिचार्ज हो सकता है? मैं समझाता हूँ। इसके पीछे क्या विज्ञान काम कर रहा है? इसके पीछे का विज्ञान इस तथ्य में छिपा है कि हम आमतौर पर थकान को गलत तरीके से समझते हैं। गलत तरीके से? हाँ, हमें लगता है कि थकान पूरे शरीर में एक साथ होती है, जैसे कोई पानी का टैंक पूरा का पूरा खाली हो गया हो। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही महसूस होता है। लेकिन तंत्रिका विज्ञान यानी न्यूरोसाइंस
हमें बताता है कि थकान अक्सर पूरे शरीर को नहीं बल्कि मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र के एक विशेष हिस्से को होती है। अच्छा, मतलब दिमाग का कोई खास हिस्सा थकता है। बिल्कुल। जब मास्टर दीनानाथ शारीरिक मेहनत कर रहे होते हैं तो उनके मस्तिष्क का मोटर कॉर्टेक्स, हाँ, जो मांसपेशियों की गति को नियंत्रित करता है, वो सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। खून का प्रवाह और तंत्रिका तंत्र की ऊर्जा मुख्य रूप से मांसपेशियों की तरफ निर्देशित होती है। लगातार काम करने से मस्तिष्क का वो खास हिस्सा और वो विशिष्ट मांसपेशियां थक जाती हैं। क्या बदलता है? बहुत बड़ा बदलाव होता है। जब वो किताब पढ़ने बैठते हैं तो मस्तिष्क का मोटर कॉर्टेक्स, जो फावड़ा चलाने का निर्देश दे रहा था, वो अचानक विश्राम की स्थिति में चला जाता है। ओहो, मतलब मोटर कॉर्टेक्स आराम करने लगता है। हाँ, वहाँ ऊर्जा की खपत कम हो जाती है। इसके विपरीत मस्तिष्क का अगला हिस्सा यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, अच्छा, जो संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं, ध्यान केंद्रित करने और भाषा को समझने से जुड़ा है, वो अचानक सक्रिय हो जाता है। अरे वाह, ये तो गजब है। रक्त का प्रवाह और ऑक्सीजन मस्तिष्क के इस नए हिस्से की ओर मुड़ जाते हैं। इस तरह शारीरिक काम छोड़कर दिमागी काम करने से पुरानी गतिविधि वाले हिस्से को आराम मिल जाता है। और नई गतिविधि शरीर में एक नया फोकस ले आती है। बिल्कुल, एक नई ऊर्जा का संचार करती है। ये स्पष्टीकरण तो मतलब बहुत सी चीजों को साफ कर देता है ना? हाँ, इसका मतलब है कि जब हम बैटरी लो होने की बात करते हैं तो हमारे शरीर की पूरी बैटरी खाली नहीं होती, बल्कि बैटरी का केवल एक खास सेल या हिस्सा खाली होता है। एकदम सटीक उदाहरण है ये। अगर हम मतलब दूसरे सेल का उपयोग करने लगे तो पहला सेल अपने आप रिचार्ज होने लगता है। बिल्कुल। यहाँ बात सचमुच बहुत दिलचस्प हो जाती है। अगर मैं इसे आज की फिटनेस की भाषा में कहूँ ना, तो ये जिम में क्रॉस ट्रेनिंग करने जैसा है। वो कैसे? जो लोग गंभीरता से व्यायाम करते हैं, वो कभी भी लगातार 2 दिन एक ही मांसपेशी समूह की यानी मसल ग्रुप की कसरत नहीं करते। हाँ, ये तो मैंने भी सुना है। अगर सोमवार को उनका लेग डे है यानी पैरों की कसरत, तो मंगलवार को वे पैरों को पूरी तरह आराम देते हैं। राइट। लेकिन वे जिम जाना बंद नहीं करते, बल्कि मंगलवार को वे छाती या कंधों की यानी अपर बॉडी की कसरत करते हैं। पैरों को आराम मिल रहा है, लेकिन शरीर अभी भी सक्रिय है। बिल्कुल। इसे स्पोर्ट्स साइंस में एक्टिव रिकवरी कहा जाता है। हाँ, एक्टिव रिकवरी। तो अखंड ज्योति का ये कर्म परिवर्तन का सिद्धांत तो 60 के दशक में ही जीवन के हर पहलू के लिए एक्टिव रिकवरी का सूत्र दे रहा था। ये क्रॉस ट्रेनिंग की तुलना बिल्कुल सटीक है। और अगर हम इसे एक व्यापक तस्वीर से जोड़कर देखें ना, तो ये स्पष्ट हो जाता है कि ये ज्ञान केवल वरिष्ठ नागरिकों या रिटायरमेंट की दहलीज पर खड़े लोगों के लिए नहीं है। तो ये सबके लिए है। हाँ, ये असल में जीवन से मानसिक और शारीरिक आलस्य को बाहर निकालने का एक संपूर्ण तंत्र है, एक सिस्टम है। लेकिन यह ध्यान देने वाली बात यह है कि इस तंत्र को, इस सिस्टम को सही ढंग से लागू करना आना चाहिए। हाँ, वो ऑफिस वाले उदाहरण की तरह। बिल्कुल, जैसे आपने पहले उदाहरण दिया था कि अगर कोई व्यक्ति दिन भर लैपटॉप पर काम करके आया है, तो क्या उसे किताब पढ़नी चाहिए? इसका उत्तर स्रोत में ही छिपा है। हाँ, इस पर वापस आते हैं। अगर थकान दिमागी है, कॉग्निटिव है, तो उस स्थिति में ये कर्म परिवर्तन या एक्टिव रिकवरी कैसे काम करेगी? उस स्थिति में नियम वही रहेगा, रुकना नहीं है, बस दिशा बदलनी है। दिशा बदलनी है मतलब अगर मन थक गया है, संज्ञानात्मक थकान है, तो उसे किताब नहीं पढ़नी चाहिए, क्योंकि वो उसी थके हुए प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पर और बोझ डालेगा। हाँ, वो तो बेचारा पहले ही 8 घंटे से डेटा देख रहा है। बिल्कुल। स्रोत सुझाव देता है कि ऐसे मानसिक रूप से थके हुए व्यक्ति को शारीरिक गतिविधि या सेवा के कामों में लग जाना चाहिए। अच्छा, मतलब उठ के कुछ फिजिकल काम करें। हाँ, जब वो व्यक्ति लैपटॉप से उठकर बगीचे में काम करता है या घर के किसी शारीरिक काम में हाथ बटाता है, तो उसका थका हुआ प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स आराम की स्थिति में चला जाता है। और वो मोटर कॉर्टेक्स सक्रिय हो जाता है। एकदम सही। इससे मानसिक तनाव और जो ब्रेन फॉग होता है ना, वो कम होता है और शरीर में एक नई ताजगी आ जाती है। ये तो सच में मतलब संतुलन बनाने की बात है। अगर शरीर थका है तो मानसिक काम करें, और अगर दिमाग थका है तो शारीरिक काम करें। बिल्कुल, यही संतुलन है। इसके अलावा क्या स्रोत में कुछ और व्यवहारिक समाधान दिए गए हैं? मतलब मान लीजिए कोई इतना शारीरिक श्रम करके आया है कि उससे हिला भी नहीं जा रहा है, तब क्या किया जाए? ऐसे क्षणों के लिए भी स्रोत में दिशा बदलने का एक विकल्प है। वो क्या है? यदि शरीर सचमुच बहुत ज्यादा थक गया है, तब भी पूर्ण निष्क्रियता में जाने के बजाय
स्थिति के अनुसार अपने अपने सिस्टम को बदला जा सकता है। जैसे कि उदाहरण के लिए संगीत सुनना। ओहो, म्यूजिक। हाँ, उत्कृष्ट और शांत संगीत सुनना मस्तिष्क के एक बिल्कुल अलग हिस्से को, जो श्रवण और भावनात्मक प्रणाली से जुड़ा है, उसे सक्रिय करता है। अच्छा। ये शारीरिक पीड़ा से ध्यान हटाकर एक नई प्रकार की ऊर्जा भर देता है शरीर में। ये बहुत ही प्रैक्टिकल उपाय है। और इसी तरह मास्टर दीनानाथ की केस स्टडी में एक और बहुत ही अद्भुत उदाहरण है। अच्छा, कौन सा? वो अक्सर तेज चलने यानी ब्रिस्क वॉकिंग के लिए जाते हैं। तेज चलने के बाद तो किसी की भी सांस फूलने लगेगी और ऊर्जा का स्तर एकदम गिर जाएगा ना। बिल्कुल। स्रोत के अनुसार जब वे तेज चलकर थक जाते हैं और उनका ऊर्जा का स्तर गिरकर मान लीजिए 20% पर आ जाता है, हाँ, तो वे घर आकर बिस्तर पर नहीं गिरते। तो क्या करते हैं? वे अचानक रुककर ध्यान यानी मेडिटेशन करने बैठ जाते हैं। मेडिटेशन? मतलब इतनी थकान के तुरंत बाद हाँ। ये शारीरिक गतिविधि से सीधे आध्यात्मिक और मानसिक शांति की ओर एक बहुत ही तीव्र छलांग है। और इसका परिणाम ये होता है कि ध्यान में बैठते ही उनकी ऊर्जा का स्तर 20% से छलांग लगाकर सीधे 100% हो जाता है। वेट, सच में? 20 से सीधा 100%? बिल्कुल। ये तो इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि थकान असल में शारीरिक से ज्यादा एक मानसिक अवस्था है। सही कहा। लेकिन ये ऊर्जा में जो अचानक आया उछाल है, ये जीव विज्ञान के नजरिए से कैसे संभव है? ये दरअसल तंत्रिका तंत्र के 2 अलग-अलग मोड के बीच का एक बदलाव है। मोड मतलब सिस्टम स्विच करना। हाँ, तेज चलते समय शरीर का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय होता है, जो शरीर को फाइट या फ्लाइट यानी गति और क्रिया के लिए तैयार रखता है। हृदय गति तेज होती है। हाँ, हार्ट रेट बढ़ जाता है। लेकिन जैसे ही वो ध्यान में बैठते हैं, वे जानबूझकर अपने पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को ट्रिगर करते हैं। पैरासिम्पैथेटिक? हाँ, जिसे रेस्ट और डाइजेस्ट सिस्टम कहा जाता है। ये हृदय गति को शांत करता है, सांसों को गहरा करता है। अच्छा। और शरीर में कॉर्टिसोल जैसे जो तनाव वाले हार्मोन होते हैं ना, उनके स्तर को एकदम से नीचे ले आता है। ओहो, तो मतलब बॉडी रिलैक्स हो जाती है। बिल्कुल। ये बदलाव शरीर को इतनी तेजी से आराम पहुंचाता है कि ऊर्जा का स्तर तुरंत वापस लौट आता है। क्या बात है। स्रोत यहाँ इस पूरी प्रक्रिया को मतलब इसे समझाने के लिए एक बहुत ही सुंदर दृश्य प्रस्तुत करता है, एक बहती हुई जीवंत नदी का दृश्य। अरे वाह, नदी का रूपक तो हमेशा से दार्शनिकों का पसंदीदा रहा है। स्रोत इसे विश्राम के संदर्भ में कैसे उपयोग करता है? देखिए, स्रोत कहता है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में इस कर्म परिवर्तन के सिद्धांत को अपनाता है, वो उस बहती नदी की तरह है जो किनारे पर मजबूती से खड़ी है और सूर्योदय की ओर देख रही है। वो नदी कभी बहना बंद नहीं करती। अगर रास्ते में कोई बड़ी चट्टान आ जाती है तो वो रुककर सड़ने नहीं लगती। वो अपनी दिशा बदल लेती है। बिल्कुल, वो अपनी दिशा बदल लेती है और आगे बढ़ती रहती है। जो व्यक्ति अपने कार्यों में इस प्रकार का परिवर्तन लाता रहता है, वो मानसिक या शारीरिक किसी भी बाधा के आने पर रुकता नहीं है, बल्कि अपनी गतिविधि बदल लेता है। एकदम सही। इस तरह वो कभी थकता नहीं, बल्कि बहती नदी की तरह हमेशा तरोताजा, सक्रिय और सार्थक रहता है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है कि हमारी ऊर्जा का स्रोत हमारे रुकने में नहीं, बल्कि हमारे लगातार लेकिन समझदारी से चलते रहने में है। बिल्कुल, समझदारी से चलते रहना। इस पूरी विस्तृत चर्चा का निचोड़ मुझे जो समझ आ रहा है वो ये है कि हम इंसानों को आराम की अपनी उस पुरानी और घिसी पिटी परिभाषा को तुरंत बदलने की जरूरत है। हाँ, जो हमें बस पूर्ण निष्क्रियता की ओर धकेलती है। हमें इस बहाने को पीछे छोड़ना होगा कि मैं बहुत थक गया हूं, इसलिए अब मैं कुछ नहीं करूंगा। राइट, ये बहानेबाजी अब नहीं चलेगी। इसके बजाय हमें ये समझना होगा कि थकान केवल मस्तिष्क के एक हिस्से का एक संकेत है, हमारे पूरे अस्तित्व का नहीं। एकदम सही बात है। ऊर्जा संचय का यानी एनर्जी बचाने का सही तरीका है सक्रिय रहना, विविधता लाना और सार्थक बने रहना। और मैं ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि इस ज्ञान की प्रासंगिकता ना आज के समय में शायद 60 के दशक से भी कहीं ज्यादा है। हाँ, आज की लाइफस्टाइल को देखते हुए तो बिल्कुल। आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में हर दूसरा व्यक्ति जानकारी के भारी बोझ, जिसे हम इंफॉर्मेशन ओवरलोड कहते हैं। इंफॉर्मेशन ओवरलोड और ये अंतहीन स्क्रीन टाइम। हाँ, इससे लोग थक चुके हैं। लोग इस क्रॉनिक तनाव से भागने के लिए वीकेंड पर एकांत या पूर्ण शून्यता की तलाश करते हैं।
मतलब बस पड़े रहना चाहते हैं। वे एक अंधेरे कमरे में लेटकर बस डिजिटल दुनिया से कट जाना चाहते हैं। हाँ, ये बहुत आम हो गया है आजकल। लोग सोचते हैं कि कुछ भी ना करना ही उनके तनाव का एकमात्र इलाज है। लेकिन आज की हमारी इस चर्चा और इन ऐतिहासिक स्रोतों के आधार पर हम जान चुके हैं कि पूर्ण शून्यता कोई समाधान नहीं है। तो समाधान क्या है फिर? सही तरीका है अपनी गतिविधियों में संतुलन और सही विविधता लाना। शारीरिक मेहनत, मानसिक चुनौती, आध्यात्मिक ध्यान और निस्वार्थ सेवा, इन सब के बीच एक लय, एक रिदम स्थापित करना ही मस्तिष्क को जीवंत रखने और शरीर को स्वस्थ रखने की एकमात्र कुंजी है। ये चर्चा हमें वापस उसी यांत्रिक विचार पर ले आती है जिससे हमने शुरुआत की थी। हम कोई लोहे की मशीन नहीं है जिसे बंद कर देने से उसकी उम्र बढ़ जाएगी। बिल्कुल नहीं। हम एक जैविक इकोसिस्टम है। हाँ, एक बहती नदी है जिसे ताज़ा और साफ रहने के लिए बस बहते रहना है और ज़रूरत पड़ने पर अपनी दिशाएं बदलती रहनी है। क्या बात है, बहुत सही तरह से समेटा है आपने इसे। अपनी इस डीप डाइव के अंत में मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहती हूँ जो सीधे आज के इस कर्म परिवर्तन वाले ऐतिहासिक सिद्धांत से उपजा है और जो हमारे आज के काम करने के तरीके पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। वो विचार क्या है? देखिए, आज की आधुनिक कॉर्पोरेट और पेशेवर दुनिया में एक शब्द बहुत आम हो गया है, बर्नआउट। हाँ, बहुत सुना जाता है आजकल बर्नआउट। हम अक्सर सुनते हैं कि लोग बर्नआउट का शिकार हो गए हैं, पूरी तरह से टूट चुके हैं। राइट। तो ये सवाल उठता है कि क्या ये बर्नआउट वास्तव में बहुत अधिक काम करने का नतीजा है या फिर इसका असली कारण ये है कि हम एक ही तरह का काम, एक ही तरह का मानसिक तनाव बिना कोई दिशा बदले या बिना कोई कर्म परिवर्तन किए लगातार महीनों और सालों तक झेलते रहते हैं। ये बहुत ही गहरा पॉइंट है। यदि कोई व्यक्ति अपनी दिनचर्या में शारीरिक मेहनत, दिमागी चुनौती और किसी प्रकार के सेवा भाव का एक सही और संतुलित तंत्र बना ले, तो क्या इस दुनिया में बर्नआउट या स्थायी थकान नाम की कोई चीज बचेगी ही नहीं। ये तो सच में सोचने वाली बात है। क्या थकान हमारी नियति है या सिर्फ हमारे काम करने के गलत तरीके का परिणाम? ये एक ऐसा गहरा प्रश्न है जिस पर हम सबको स्वयं अपने जीवन के संदर्भ में सोचना चाहिए।